Assalamu alaikum dear students, welcome to English Keys channel. I am Muhammad Naeem and today we are going to solve question answers and grammar portion of chapter number 3 from Mother with Love of English grade 11. So question answers को start करते हैं. Question number 1 is that how is the theme of from Mother with Love a universal theme प्रेजेंट इन लिटरेचर अक्रॉस ऑल कल्चर्स के जो इस लेसन की जो थीम है वो किस तरह से यूनिवर्सल है और किस तरह से तमाम कल्चर्स के अंदर ये पाई जाती है. सो द आंसर इज़ दैट इन दिस लेसन द राइटर हैज़ नरेटेड अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी दैट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैटरनल लव नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट फॉर द होल फैमिली. यानी इस कहानी के अंदर जो माँ की मोहब्बत है, मैटरनल लव माँ का प्यार, पैटर्नल लव जो होता है वो बाप का प्यार होता है. तो इसमें माँ का जो प्यार है नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट फॉर द होल फैमिली, यानी कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जो पूरे घर के लिए जो माँ का प्यार होता है उस प्यार को जो है वो इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है. इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द स्ट्रेंथ एंड डेप्थ ऑफ क्लोज रिलेशंस लाइक मदर डॉटर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ एंड फादर डॉटर रिलेशनशिप्स. You know that these relations are universal and the magnitude of love is unanimous in these relations. कि इन रिश्तों में जो प्यार होता है और उसकी जो ताकत होती है वो क्या होती है, वो बड़ी बेमिसाल होती है. Mothers are caring and loving in all cultures and everywhere. ठीक है, mothers are caring and loving in all cultures and everywhere. डॉटर्स लव देयर मदर्स नॉट ओनली इन यूएस, क्योंकि ये कहानी यूनाइटेड स्टेट्स की है तो सिर्फ बेटियां यूनाइटेड स्टेट्स में ही अपनी माओ से प्यार नहीं करती बट इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लानट. दैट इज़ वाई द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ यूनिवर्सल. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट कमेंट ऑन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. जो कहानी का प्लॉट है उसके ऊपर एक कमेंट करें. प्लॉट बेसिकली जो ओवरऑल प्लॉट इज़ द ओवरऑल फ्लो ऑफ द स्टोरी. इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच द एक्शंस अकर और हैपन. द प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी इज़ सिंपल बट फुल ऑफ सस्पेंस, थ्रिल, emotional connections, tragedy, and strong depiction of character. The plot of this story is splendid. It evokes emotions and leaves an everlasting effect on the reader. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट आइडेंटिफाई द नेरेटर ऑफ द स्टोरी. के कहानी को बयान करने वाला कौन है उसको आइडेंटिफाई करें. सो देयर आर 3 मेजर कैरेक्टर्स, मेंटा, हर फादर एंड हर मदर. ठीक है, जो हमें नज़र आते हैं. द स्टोरी लाइन इज टोल्ड इन थर्ड पर्सन नरेशन, यानी कि जब आप ही डिड दिस, शी डिड दिस, दे डिड दिस, इस तरह दे वर गोइंग, ही वाज इन लाहौर, इस तरह जब आप कहानी को बयान करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन नरेशन. द स्टोरी लाइन इज टोल्ड इन थर्ड पर्सन नरेशन बाय एन एक्सटर्नल कैरेक्टर हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड दैट थर्ड पर्सन इज द राइटर जोआ शेरबर्ड. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट एनालाइज एंड कॉमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ मिंटा. तो मिंटा के कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करें. आंसर इज दैट मिंटा इज़ द सेंट्रल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. शी इवॉल्व्स अ लॉट थ्रू द कोर्स ऑफ द स्टोरी. When the story starts, she is shown as a careless teenager who is ambitious and caring but with zero responsibilities. Towards the end of the story, we find Minta turning into a mature, serious and strong girl who can even face the death of her mother with utmost courage and strength. Minta becomes the strength of her father, sacrifices her studies and dream of joining Mary Hills. It shows the magnitude of her character कि वो जितनी कुर्बानियाँ देती है और जितनी वो हिम्मत के साथ सारा कुछ फेस करती है तो उससे हमें ये पता चलता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी. इस कहानी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है एंड हाउ इट इज़ रिजॉल्व, और वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे ख़त्म हुआ है. कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली होता है कि जब किसी कहानी के अंदर दो पैरेलल फोर्सेस चल रही होती हैं, वो किसी राइटर के किसी किरदार के और उसका जो बैरूनी माहौल है उसके दरमियान भी वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है. समटाइम्स किरदार के अपने अंदर जो है वो दो पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं. ठीक है. In literature and film, conflict is a clash between two opposing forces that create the narrative thread of a story. Conflict occurs when the main character struggles with either an external conflict or an internal conflict. In this story, Minta is struggling with the conflict of secret about her mother's illness. She thinks her mother does not know and she wants to pretend happy. ठीक है, यानी कि उसको अपने अंदर ही अंदर मीन वाइल शी इज़ कॉन्स्टेंटली फीलिंग सैड इनसाइड, कि अपने अंदर वो उदास भी है लेकिन बज़ाहिर जो है वो उसने नॉर्मल जो है वो बिहेव भी करना है, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक भी रहना है. दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट. और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होता है. द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व थ्रू द लेटर्स हर मदर रोट बिफोर डेथ. उसकी माँ ने जो मरने से पहले ख़त लिखे होते हैं वो जब वो पढ़ती है तो उसका वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है कि मैं तो ऐसे ही अपने अंदर अंदर जो है वो कुड़ रही थी, मेरी माँ को तो ऑलरेडी पता था कि वो मरने वाली है. और अगर मिंटा को ये पहले से पता होता है कि उसकी माँ को पता है तो शायद वो और तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी माँ के साथ रह सकती. द लेटर्स रिवील दैट शी वॉज अवेयर ऑफ हर इलनेस. Question number 6 is that where does Minta's father take her to discuss her mother's illness? The answer is that Minta's father take her to the beach. He takes her to the other part of the beach where there are no people but only the jagged pile of rocks that jutted out in the bay. ठीक है, यानी वो जो नोकीली चट्टानों वाली जो सम थी बीच की, उस तरफ वो उसको लेके गया.
Question number 7 is that what approach would you have preferred, deception or honesty, if you had to deal with similar circumstances like Minta's mother? कि जिस तरह से मिंटा की माँ जिस तरह की सिचुएशन से गुजर रही थी, अगर आपका कोई प्यारा रिलेटिव इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा हो तो आप क्या करते? आप डिसेप्शन करते यानी कि उसको ना बताते, या आप फिर ऑनेस्टी शो करते और आप जाके साफ साफ उस बंदे को बता देते कि भाई तुम मरने वाले हो? सो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं. सो आंसर इज़ दैट इफ़ आई हैड टू गो थ्रू दीज सर्कमस्टांसेज आई वुड हैव प्रीफर्ड डिसेप्शन ओवर ऑनेस्टी. तो मैं डिसेप्शन को प्रेफर करता. It is true that we need proper care and medication when we are ill, and for that we need to tell the family about the seriousness of the case. ये बात तो सच है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें अपने घर वालों को बताना चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से इलाज हो सके. और हो सकता है कि हम ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो जिसका इलाज हो और हम सिर्फ ना बता के अपने आप को जो है वो तबाह कर दें. But sometimes, लेकिन बाज़ औक़ात when it seems clear that a close relative like one of the parents or sibling is going to die, we should avoid telling him or her. लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि now he or she has to go. ठीक है, कोई फेटल डिजीज़ होती है, कोई इस तरह की डिजीज़ होती है कि जिसमें वो उसका बचने का चांस नहीं होता, तो तब हमें नहीं बताना चाहिए. समटाइम्स दिस टाइप ऑफ डिसेप्शन इज़ मोर कंफर्टिंग दैन द बिटर ऑनेस्टी. वैसे तो धोखा बुरी बात है, लेकिन इस तरह का जो धोखा है वो समटाइम्स क्या होता है, वो जो हकीकत है या ईमानदारी है उसकी जो कड़वाहट है, उससे बेहतर ये होता है कि आप अगले बंदे को ना ही बताएं. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ दैट हाउ डिड द वाइटामिन पिल्स बिकम सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि इस कहानी के अंदर जो वाइटामिन पिल्स हैं वो सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनते हैं. सो द वाइटामिन पिल्स आर टेकन फॉर फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस. मिंटाज फादर इज शोन एज एन इमोशनली वीक बट लविंग एंड केयरिंग कैरेक्टर. वाइटामिन पिल्स सिम्बलाइज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है. When Minta's mother expresses her concern about her father's vitamin pills, she tries to say that take care of your weak and soft father. And in the end of the story, Minta is shown placing the vitamin pills at a place where she could see them, so it symbolizes responsibility. ठीक है. Question number 9 is that how did Minta change over the course of the story, and limit your answer to just 5 sentences. आपने 5 फिक्रों के अंदर जो है वो इसका जवाब देना है. The answer is that Minta is shown as a careless girl in the beginning. She is shocked when her father reveals that her mother is about to die. She faces a series of nightmares after that and transforms into a serious Minta. तो उसके बाद फिर उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है और वो एक संजीदा लड़की बन जाती है. her mother's death increases her sense of maturity and makes her more strong. तो उसकी माँ की जो डेथ है वो उसकी सेंसिटिविटी को और उसकी जो मेचोरिटी है उसको मज़ीद बढ़ा देती है. ठीक है, मज़ीद उसको बढ़ा देती है और वो और भी मैच्योर हो जाती है. एट द एंड शी इज़ प्रेजेंटेड एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल. ठीक है, आखिर में हम देखते हैं कि वो एक ज़िम्मेदार और मजबूत लड़की के तौर पर नज़र आती है. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ दैट व्हाट डज़ द ब्लू चेयर सिग्निफाई. जो इसके अंदर ब्लू चेयर आखिर में हम देखते हैं कि पड़ी होती है जिसके ऊपर मिंटा आके बैठती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करती है. So in literature, blue color is used to draw a positive response and represents calmness and peace. However, much like in other aspects of color application, blue can also symbolize depression and sadness. तो जो नीला रंग है वो अमन के लिए और सलामती के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसको डिप्रेशन और सैडनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम कहते हैं ना, ही इज़ फीलिंग ब्लू, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ है. ठीक है. Chair is considered as a symbol of peace and rest, whereas an empty chair represents emptiness. ठीक है, तो कुर्सी आमतौर पर अमन की अलामत समझी जाती है, लेकिन जो खाली कुर्सी होती है वो जो है वो emptiness यानी कि खालीपन की अलामत समझी जाती है. So the significance of blue chair is a sad emptiness which is filled and compensated when Minta sits in it. तो जब वो कुर्सी खाली पड़ी होती है तो वो उदासी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन जब मिंटा उसमें बैठ जाती है तो फिर वही कुर्सी जो है वो अमन की और सुकून की अलामत बन जाती है. Question number 11 is that explain how Minta knows that her mother accepted death. Why is the knowledge comforting for her? कि मिंटा को कैसे पता चलता है कि उसकी माँ ने मौत को कबूल कर लिया था, और ये जो उसको जो पता चलता है, उसको जो नॉलेज मिलता है वो उसके लिए कंफर्टिंग क्यों होता है, उसके लिए आरामदेह क्यों होता है. सो द आंसर इज़ दैट मिंटा हैड दिस फीलिंग दैट हर मदर वॉज अनअवेयर ऑफ हर इलनेस. मिंटा को ये लगता था कि शायद उसकी माँ को बीमारी का नहीं पता, बट आफ्टर हर मदर्स डेथ when found several well arranged and well written letters to different people in her mother's drawer, she came to know that her mother was aware of her illness and fast approaching death.
लेकिन पहले तो वो ये समझती थी कि शायद उसकी माँ को पता नहीं है, लेकिन जब वो उसकी माँ की डेथ हो जाती है और बाद में उसका सामान कलेक्ट कर रही होती है और उसमें उसको ख़त मिलते हैं जो उसकी माँ ने बड़ी नफासत के साथ लिखे हुए होते हैं, तो तब उसको पता चलता है कि ओके इट मीन्स कि मदर वाज गोइंग टू डाई, वरना वो ये ख़त क्यों लिखती। दिस नॉलेज वॉज comforting बिकॉज शी वॉज हैविंग अ फीलिंग दैट शी डिसीव्ड हर मदर बाय नॉट टेलिंग हर। पहले भी हमने बात की है, तो वो इस डायलेमे से गुजर रही थी कि शायद मैंने अपनी माँ को ना बता के धोखा किया है। तो उसका वो जो डायलेमा था, वो जो उसकी उदासी थी, वो उससे ख़त्म हो गई कि अच्छा चलो ठीक है, मेरी माँ को भी खुद भी पता था। नाउ वंस द ट्रूथ इज़ रिवील्ड, जब उसको सच का पता चलता है, शी इज़ फीलिंग बेटर, तो मिंटा थोड़ा बेहतर महसूस करना शुरू करती है। क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने देखा था वो ये है कि राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिंटा। तो मिंटा का आपने कैरेक्टर स्केच लिखना है। मिंटा के बारे में हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं। सो मिंटा इज़ द सेंट्रल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। शी इवॉल्व्स अ लॉट थ्रू द कोर्स ऑफ द स्टोरी। व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स शी इज़ शोन एज अ केयरलेस teenager who is ambitious and caring but with zero responsibilities. When she learns the fact that her mother is going to die and that she would not be able to join Mary Hill's college this year, she is sad and this sadness grows inside her, making her stronger than before. She confront का मतलब होता है सामना करना। She confronts several nightmares, inner conflicts, random thoughts, okay, sleeplessness, and lives with the burden of secrets that her mother is going to die and she does not know it। और उसके उसको ये भी उसके दिल पे बोझ होता है कि उसकी माँ मरने वाली है और उसको बेचारी को पता भी नहीं है कि वो मर जाएगी। Towards the end of the story, we find Minta turning into a mature, serious, and strong girl who can even face the death of her mother with utmost courage and strength. Minta becomes the strength of her father, sacrifices her studies, and dream of joining Mary Hills. It shows the magnitude of character. तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मिंटा का किरदार बहुत बड़ा है। ओके, नाउ वी मूव टू द ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन को देखते हैं कि ग्रामर पोर्शन के अंदर क्या है। ग्रामर पोर्शन में पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है वोकैबलरी का। लुक एट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इमोटिव वर्ड्स इन डिक्शनरी। इमोटिव वर्ड्स जिससे इमोशंस शो होते हैं। फाइंड देयर एंटोनिम्स इन एन ऑथेंटिक थैचरस। नाउ राइट द करेक्ट वर्ड फॉर द इमोशंस एक्सप्रेस्ड इन ईच स्टेटमेंट। यानी आपने इन वर्ड्स के जो एंटोनिम्स हैं वो भी ढूंढने हैं डिक्शनरी से, और आपने फिर ये जो सामने फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपने सॉल्व करनी है। लेज़ी सुस्त को बोलते हैं। वेंजफुल बदला लेने वाली तबीयत रखने वाला। वेन ऐसे फजूल की बात। स्नॉबिश जो बड़ा बहुत ज़्यादा दिखावा करने वाला जो आदमी होता है। सिंपथेटिक बड़ा हमदर्द। एरोगेंट मुतकब्बिर गुरूर करने वाला, बड़ी अकड़ वाला। एम्बिशियस जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है। प्राउड बहुत ज़्यादा गुरूर करने वाला। देर इज़ नो हाउस इन टाउन बेटर देन माइन। मेरे घर से बेहतर इस मोहल्ले में किसी का घर नहीं है, तो ये स्नॉबिश है, ठीक है। आई कैन नॉट स्टैंड टॉकिंग टू पुअर पीपल। मैं गरीब लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, तो ये एरोगेंट है, एरोगेंस को शो करता है। माई सन डिड रियली वेल इन हिज एग्ज़ाम। मेरे बेटे का पेपर अच्छा हुआ, तो ये वेन है, मतलब इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ओ माई हेयर लुक्स वंडरफुल टुडे। मेरे बाल बहुत मज़े के लग रहे हैं, तो ये प्राउडी है, ठीक है। अच्छा, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड टुडे। मैं आज बिस्तर से नहीं निकलना चाहता, तो ये लेज़ी है। आई विल ऑन माई ओन बिजनेस विद इन 5 ईयर्स। 5 साल में मैं अपना बिजनेस बना लूँगा, तो ये एम्बिशियस है, ठीक है। साजिदा आई अंडरस्टैंड वट यू आर गोइंग थ्रू। ये सिंपथेटिक है। अच्छा, आई नेवर फॉरगेट वट शी डिड टू मी। तो ये क्या है, ये वेंजफुल है, यानी कि बदला लेने वाला है। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 8, चूज़ वन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच और हुज टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले में आई टॉक टू द गर्ल whose car had broken down in front of the shop, तो इसमें whose आएगा। मिस्टर निज़ाम who is a taxi driver। I live in a house in हैदराबाद which is in Peshawar, तो इसमें which आएगा। This is the girl who comes from Spain, ठीक है। अच्छा, पोजेशन के लिए आप whose लगाते हो, आदमी के लिए who लगाते हो, और जो बेजान चीज़ें होती है उसके लिए which लगाते हो, ठीक है। That is अबरार the boy who has just arrived at the airport। Thank you very much for your email which was very interesting. The man whose father is a professor, जिसका बाप, जो नहीं, अगर the man who is a professor होता तो फिर हम is a professor होता तो फिर who लगता, लेकिन अगर whose father मतलब वो खुद नहीं है बल्कि उसका बाप है, तो इसके लिए possessive pronoun होगा, तो फिर whose लगाएंगे। The children who shouted, ठीक है। The car whose driver is a young man, ठीक है, जिसका ड्राइवर। अच्छा, व्हाट डिड यू डू विद द मनी विच यूर मदर लेंट यू, ठीक है। उसके बाद आपने ये क्या करना है कि अंडरलाइन द इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर आर अ लॉट ऑफ 10 इंडेफिनिट प्रोनाउंस अक्रॉस द 9 सेंटेंसेस। देन यूज दिस प्रोनाउंस इन योर ओन सेंटेंसेस। तो आपने इसमें से जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं
जिसके अंदर इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है, डेफिनेट प्रोनाउन होता है कि जिसके अंदर ये पता होता है कि कितने लोग हैं और क्या है, कितनी चीज़ें हैं। और जो इनडेफिनेट होता है उसके अंदर जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है या एग्जैक्ट उसका जो फिगर है वो उसके अंदर हमें पता नहीं होता। जैसे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी में 50 बंदे भी हो सकते हैं, 50 लाख भी हो सकते हैं। एवरीबॉडी इन्जॉयज़ क्रिकेट मैचेस, इसमें एवरीबॉडी है इनडेफिनेट प्रोनाउन। डज एनीबॉडी हैव द टाइम, इसमें एनीबॉडी है। वन स्टूडेंट रेड वाइल द अदर्स लिसन टू हिम केयरफुली, इसके अंदर वन भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है और अदर्स जो है ये भी क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। हिम इसके अंदर आप कह सकते हैं कि डेफिनेट प्रोनाउन है, यानी कि हिम से मुराद एक आदमी है। अदर्स में 10 बंदे भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। और जब आप कहते हैं कि वन स्टूडेंट रेड, एक स्टूडेंट ने पढ़ा, तो वो स्टूडेंट कौन सा था ये भी हमें नहीं पता, तो इसलिए ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नो बडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, नो बडी इसके अंदर द सीक्रेट वॉज नोन बाई फ्यू, फ्यू। अच्छा, नो द सीक्रेट वॉज नोन बाय मैनी, मैनी इसके अंदर जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कैलकुलस इज़ टू हार्ड फॉर सम इसके अंदर है इंडेफिनेट प्रोनाउन। श्योरली यू कैन रिकग्नाइज समबडी इसके अंदर है। इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू, इसके अंदर एनीथिंग जो है ये क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 4, इट इज़ कंट्री फॉर मी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन, सो स्टे connected, stay on this channel for the complete solution of the book. And if you are new, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you could receive the upcoming lectures well on time. And if you want to listen the previous lectures, you can find the link in the description. So take care of yourself. Allah Hafiz.